ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अंकुर जी मौजूद हैं और आज एक बार फिर से जो देश भर में चल रहा है उसी की हम बात करने वाले हैं। और जो सरकार ने कड़े फैसले लिए हैं उसका असर कितना हो सकता है, आगे क्या हो सकता है, क्या परिस्थितियां बन रही हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक की बात हो रही है, पाकिस्तान अपने अंदाज में जवाब दे रहा है, लेकिन इस सब से इतर कुछ चीज़ें जो निकलकर सामने आ रही है उसको डिकोड करने की हम कोशिश करने वाले हैं। अंकुर जी के पास सीधे चलते हैं। अंकुर जी, सबसे पहली बात तो ये है कि एक खबर आई कि अमित शाह पहुंचे राष्ट्रपति के पास, एक फाइल का जिक्र हुआ जिसमें लाल कलर की फाइल है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, क्या मायने हैं इसके? बिल्कुल आपने सही कहा कि राष्ट्रपति को सुप्रीम कमांडर बोला जाता है और वो तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर हैं। जब आईएमए या दूसरी एकेडमी होती है वहाँ पे जब नए रूट्स जो होते हैं, नए कैडेट्स जो हैं शपथ लेते हैं तो वो उन्हीं के नाम से लेते हैं कि आई विल ओबे ऑल द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एंड जो राष्ट्रपति होते हैं। तो जो भी नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ होते हैं, जो भी हमारे ऐसे मुद्दे होते हैं कि हमें कोई बड़ा फैसला लेना है, हमें कोई हम नया एक अपनी डॉक्ट्रिन जो है उसको नई अमली जामा पहनाना है, या मुल्क पे कोई ऐसी परिस्थितियाँ आ गई है हमारे देश पे कि उन चीज़ों को अनुमति और एक तरह से उन चीज़ों के बारे में जानकारी देना, ये एक जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट होती है उसका फ़र्ज़ होता है। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति महोदया को ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, उन्हें बताया गया है कि जो सिचुएशन है ओवरऑल क्या है, और आगे जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है यानी कि जो कार्यपालिका है, जो सरकार है, वो कोई भी फैसला लेगी तो उनकी जानकारी में होना चाहिए। तो एक ये औपचारिक मुलाकात थी जिसमें राष्ट्रपति महोदया को ये बताया गया कि इस समय देश में जो सिचुएशन है कैसी है और सरकार क्या आने वाले समय में कर सकती है। ठीक है, एक चीज़ और कि बहुत सारी चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। प्रधानमंत्री ने भी जो चर्चा की और प्रधानमंत्री ने बिहार जाकर जो भाषण उन्होंने दिया उसमें जिक्र था कि चुन चुन कर मारेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, उनकी ज़मीन तक पहुंचकर मारेंगे। बिल्कुल, जो प्रधानमंत्री ने आज बयान दिया काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमें समझना चाहिए कि उन्होंने जो जिन शब्दों का प्रयोग किया वो शब्द वही हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि भारत एक नई मिलिट्री स्ट्राइक कर सकता है, या फिर भारत की जो अब पॉलिसी है कि कोई देश दूसरे देश से कोई आतंकवादी हमारे देश में आएगा और निहत्थे मासूम लोगों पर अत्याचार करेगा तो एज ए कंट्री हम चुप नहीं बैठेंगे। तो वो उस पॉलिसी की तरफ इशारा करता है। अब प्रैक्टिकली क्या हो सकता है? प्रैक्टिकली ये हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार अभी अपने सारे विकल्पों को उन्होंने खोला है, ओपन है, और नाउ दे कैन टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स जो उन्हें लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी हमारे देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और उसमें मिलिट्री ऑप्शन भी शामिल है। संभवतः ऐसा पहली बार हुआ होगा जब एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल किया हो। बिल्कुल, ये बिल्कुल पुनीत आपका सही सवाल है। उन्होंने इसलिए किया ताकि जो इंटरनेशनल मीडिया है या पूरी दुनिया है उस तक ये बात भारत की पहुँचे। देखिए, जब इज़राइल पर हमला हुआ था 7 अक्टूबर 2024 में, तो इज़राइल का जो पूरा इकोसिस्टम था उसने पूरी दुनिया को बताया था कि कैसे हमास के जो आतंकवादी हैं उन्होंने बच्चों को जलाया, महिलाओं को गोलियां मारी, जो बूढ़े लोग थे जिनकी उम्र 70-80 साल थी उनको भी नहीं छोड़ा और तड़पा के मारा। तो इज़राइल ने पूरी दुनिया को ये कहानी बताई थी। तो प्रधानमंत्री जी ने भी अंग्रेजी भाषा में पूरी दुनिया को बताया है कि क्या आतंकवादियों ने कितनी कायराना हरकत की है, हमारे निर्दोष लोगों को मारा है। तो ये पूरी बात उन्होंने पूरी दुनिया को बताने की कोशिश की है और इसका इस्तेमाल उन्होंने अंग्रेजी में किया। तो एक मैसेजिंग है। तो एज ए वर्ल्ड लीडर वो पहले भी इस तरह की बातें करते रहे हैं कि मतलब अपनी बात को दुनिया तक पहुंचाने का, ही इज़ ए गुड कम्युनिकेटर। तो उन्होंने एक कम्युनिकेशन की एज ए टूल यूज़ करते हुए पूरी दुनिया को बताया है कि भारत पर जो आतंकवादी हमला हुआ है उसके अंजाम
गंभीर होंगे। मैसेज भी दे दिया। और मेरा सीधा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री अपने इस वक्तव्य से कई सारे देशों को कॉन्फिडेंस में लेना चाह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए भारत की जो सिचुएशन है, कुछ लोगों को लगता है कि अगर पाकिस्तान की तरफ युद्ध हुआ तो क्या उसको अमेरिका का सपोर्ट मिलेगा, क्या उसे चीन का सपोर्ट मिलेगा, क्या उसे रशिया का सपोर्ट मिलेगा। मैं साफ तौर पे कहना चाहूँगा कि 2019 के बाद भी काफ़ी डेवलपमेंट इंडिया में हुआ है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है, चाइना के साथ जो बायलैटरल ट्रेड है वो उरूज पर है, वो हाई है, अमेरिका के साथ भारत की दोस्ती है एक तरह से माने, क्योंकि दुनिया में सब पे टैरिफ लगे, भारत पे भी लगा, लेकिन वो एक तरह से कम टैरिफ लगा। और भारत के साथ जो ट्रेड डेफिसिट था वो भी इतना ज़्यादा नहीं है कि वो पूरा ना हो सके। तो डोनाल्ड ट्रंप जब भी ट्वीट करते हैं, जब भी कोई उनका एक्स पे पोस्ट आता है, तो वो माय फ्रेंड मोदी बोलते हैं, माय द इनक्रेडिबल पीपल ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर लड़ाई भी होती है या कोई भी सिचुएशन आती है हमारे सामने एज ए कंट्री, तो हमें दुनिया का सपोर्ट मिलेगा। इस बात की गलतफहमी नहीं है, क्योंकि इंडिया दुनिया के वन ऑफ द लोहा गर्म है, सही समय पर हथौड़ा मार देना चाहिए क्या? ये मुझे लगता है कि ये जवाब सरकार देगी, कब करना है, कैसे करना है। ये मुझे लगता है कि सरकार है, ये सब अटकलबाजी है कि मैं कहूँ कि कल होगा, नहीं, ये सरकार को फैसला करेगी। कल हमारे थल सेनाध्यक्ष आर्मी चीफ कश्मीर जाएंगे, वहाँ पे सिचुएशन का जायज़ा लेंगे, देखेंगे कैसे पूरी सिचुएशन को देखा जा सकता है, कितनी ट्रूप्स हैं, कहाँ कहाँ डिप्लॉयमेंट है, उनकी जितने भी कमांडर्स हैं वो नॉर्दर्न कमान के जो कमांडर्स हैं उनसे बात करेंगे। चिनार को जो पूरी घाटी की सुरक्षा करती है उनसे भी बात करेंगे। तो वो जायज़ा लेंगे पूरे हालात का, ग्राउंड सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, एंड फिर वो सरकार को भी रिपोर्ट देंगे। फिर सरकार भी अपनी तैयारी कर रही होगी। अब सारी चीज़ें मीडिया में नहीं आ सकती कि सरकार क्या करने जा रही है, कैसे अपना डिफेंस और ऑफेंस की तैयारी कर रही है। सो तैयारी तो है, सरकार अलर्ट पर है, अलर्ट पे पाकिस्तान भी है। तो मुझे लगता है कि ये सरकार तय करेगी, जो किसी को नहीं पता चलेगा। वो मिसाइल भी टेस्ट कर रहा है, नेवी भी उसकी सक्रिय हो गई है। ये पोस्चरिंग है, उसने भी टेस्ट की है, हमने भी टेस्ट की है। INS सूरत जो जनवरी में ही इंडक्ट हुआ था इंडियन नेवी में, नाउ ही इज़ इन अरेबियन सी, एंड INS विक्रांत इज़ हेडिंग as per sources. I am quoting the media reports. I am not sure whether it is right or wrong, but INS Vikrant is also heading in the Arabian Sea. तो ये चीज़ें भी हैं कि भारत भी अपनी तैयारी कर रहा है, वो चाहे नेवल हो, एयरफोर्स की हो या आर्मी की हो। इतना तय है कि जब प्रधानमंत्री ने इशारा किया है ना, अंदर अंदर कुछ तो चल रहा है। एक चीज़ और है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर सकता है भारत अमेरिका से। अमेरिका खुश हो जाएगा इससे? बिल्कुल पुनीत, हमने अपनी पॉडकास्ट में पहले बताया था कि जो हमने एनालाइज भी किया था, याद कीजिए कि जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया का $52 बिलियन का है। $52 बिलियन कोई बड़ी रकम नहीं है इंडिया और US के साइज़ के हिसाब से। तब भी हमने कहा था कि ये ट्रेड डेफिसिट ख़त्म हो जाएगा बहुत आराम से, और ज़्यादा फर्क भारत को फर्क नहीं पड़ेगा। इवन मैंने ये भी कहा था कि पिछले 2019 के बाद भारत ने करीब 15 से 20 बिलियन का सामान खरीदा है अमेरिका से, डिफेंस इक्विपमेंट, ओनली डिफेंस इक्विपमेंट। तो ये ट्रेड डेफिसिट वाला जो मसला है, ये प्लस जो ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है ये, तो मुझे लगता है कि वी आर इन गुड पोजीशन इन द नेगोशिएशन विद द US। तो अमेरिका के साथ जो भी बातचीत होगी ट्रेड को लेके, उसमें इंडिया फ़ायदे में रहने वाला है, कोई ज़्यादा नुकसान मेरा नहीं आपसे सवाल ये इसीलिए था क्योंकि जहाँ कहीं भी युद्ध होता है उसमें अमेरिका इन्वॉल्व हो ना हो, लेकिन वो हो जाता है। और आने वाली जो सिचुएशंस है उसमें हमने देखा 72 की जंग हमको याद है, 71 की, माफ़ कीजिएगा, 71 की जंग हमको याद है, और उसमें तब अमेरिका का रुख भी हमको याद है। नहीं, यूँ तो अगर आप देखिए ये फिर मैं वही पीछे लेके जाऊंगा आपको कि जो पाकिस्तान जब बना, तो पाकिस्तान बनने के बाद जो उसकी जियो पॉलिटिकल लोकेशन थी, जियो, तो वो एक अलग थी। वो ये अलग ये थी कि
उस समय अफगानिस्तान में रूस आके बैठ गया था। तो अमेरिका को एक साथी चाहिए था पाकिस्तान, और पाकिस्तान के जितने भी जनरल थे वो दे आर रेडी टू गिव देयर पाकिस्तान कि आप यहाँ बेस बनाएं, आप यहाँ कुछ भी करें रूस के खिलाफ। तो वो तब से चला आ रहा था। लेकिन 90s के बाद, यानी कि 1990 के बाद, जब और फिर ख़ास तौर पे 9/11 के बाद पूरी डायनामिक्स चेंज हो गई। 9/11 का जो हमला था उसके बाद पाकिस्तान के तार जुड़े। एक डेनियल पर्ल एक पत्रकार थे अमेरिका के, उनको मारा गया वहाँ पे पाकिस्तान में। फिर पाकिस्तान का अपना रिकॉर्ड इतना ख़राब होता चला गया टेररिज्म को लेके कि उसने पहले तो पैसे लिए अमेरिका से, अफ़गानिस्तान में जिहाद फैलाई, फिर उसने खुद से भी उस पैसे का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में भी किया। तो अमेरिकन्स को ये बात बहुत देर से समझ में आई जब 9/11 हो गया कि पाकिस्तान ने डबल गेम किया है। नंबर 2, पाकिस्तान को जितने पैसे दिए उतना काम नहीं किया। थर्ड, जो पैसा अमेरिका से मिला वो सारा का सारा पैसा कश्मीर में टेररिज्म के लिए उसने यूज़ किया। तो अमेरिकन्स को ये बात बाद में समझ में आई। तो जो आपका सवाल है कि क्या अब ऐसी सिचुएशन है, तो अब ऐसे बिल्कुल नहीं है। अब अमेरिका को बिजनेस करना है। अमेरिकन में अप्रोक्सीमेटली 4 मिलियन इंडियन अमेरिकन हैं, या इंडियन ओरिजिन बोल सकते हो। तो करीब 40-45 लाख की पॉपुलेशन इंडियंस की भी है। मोस्ट ऑफ देम आर टेक्नोक्रेट्स, उसमें से 30-40% टेक्नोक्रेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं। तो अब एक लॉबी जो है हमारी अमेरिका में अच्छी वो खासी तैयार हो गई। इन्फ्लुएंशियल है, यानी कि यहूदियों के बाद, ज्यूज़ के बाद, अगर सरकार में भी, हाँ सरकार में भी इंडियन अमेरिकन का रुतबा है। तो अब इस तरह राइट ऑफ कर देना इंडिया को। फिर दूसरा, हमारी इकोनॉमी भी अच्छी करे 90s के बाद पूरी दुनिया में। फिर पिछले 11-12 साल से स्टेबल गवर्नमेंट भी है, डेमोक्रेसी भी कहीं ना कहीं इंटैक्ट है। तो ये सारी चीज़ें जाती हैं इंडिया के फेवर में। तो अब ऐसे में इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान को एज ए पार्टनर, एज ए अलाई चूज़ करना अमेरिका की पॉलिसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, वो अमेरिकन सब जानते हैं। दूसरा कि बिजनेस तो चाइना को भी करना है भारत से। बिल्कुल, ये भी सवाल है। कुछ लोगों को ये लगता है कि क्या चाइना इस पाकिस्तान का साथ देगा। कुछ लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि इंडस वैली ट्रीटी अगर सस्पेंड होती है या पूरी तरह ख़त्म हो जाती है तो क्या चाइना ब्रह्मपुत्र का पानी रोक देगा चीन पाकिस्तान के कहने पे? ऐसा नहीं है। देखिए, ट्रेड हमेशा चलता रहा है चाइना के साथ, चाहे आपकी 62 में जंग हुई हो चीन के साथ, लेकिन ट्रेड नहीं रुका। तो इंडिया का जो चीन के साथ जो ट्रेड है वो काफ़ी मोर देन 100 बिलियंस है। तो मुझे नहीं लगता कि चीन ऐसी कोई गलती करेगा, क्योंकि चीन के पास इस समय स्टॉक पाइलअप है। सारी दुनिया उसके ऊपर टैरिफ लग चुका है अमेरिका से, उसका अपना सामान भी बेचना है। तो चीन ऐसी मूर्खता करने की उसको ज़रूरत नहीं है कि वो अपना बिजनेस, अपना जो ट्रेड है वो सस्पेंड करे या वो पाकिस्तान के साथ दे। वो पाकिस्तान को साथ देगा, लेकिन वो इतना नहीं देगा, उसको मालूम होगी कि मेरी लक्ष्मण रेखा क्या है। एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, और वो है ग्लोबल सिचुएशन जो कि बड़ी टेंस है, और इस बीच में अगर कोई मिलिट्री एक्शन होता है तो उसका ग्लोबल सिचुएशन पर क्या असर हो सकता है? इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री जी, ये देखिए सिचुएशन तो वर्स्ट होगी, यानी कि ख़राब होगी, क्योंकि एक तरफ रशिया यूक्रेन का मामला सुलझ नहीं रहा। आपने आज भी पढ़ा होगा कि अमेरिका कह रहा है कि भैया जल्दी पीस डील कर लो, डांट दिया, और एक बार फिर से डांटा जेलेंस्की को भी डांटा, और रशिया पे भी दबाव बना कि आप क्यों नहीं कर रहे हो। दूसरा, मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी ईरान को सेटल करना है अमेरिका को, कि या तो उसके का कोई समझौता हो या फिर उसका जो परमाणु कार्यक्रम है पूरी तरह से अबेंडेंट हो। नाउ कम्स टू इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान की जो सिचुएशन है अगर एस्केलेट होती है तो इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट फॉर द वर्ल्ड, क्योंकि चाइना के बाद इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर है ऑयल का, इमर्जिंग इकोनॉमी है, और साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया के काफ़ी स्टेक्स हैं, यानी कि ट्रेड भी है, सारी चीज़ें भी हैं, और अमेरिका का भी एक तरह से पार्टनर है। अलाई तो नहीं कर सकते, क्योंकि अलाई एक लैंग्वेज में बोला जाता है डिप्लोमेसी में कि बहुत हाँ बिल्कुल क्लोज, जैसे इजराइल और अमेरिका। इजराइल और अमेरिका, बट वी आर पार्टनर टू यूएस।
तो यूएस नहीं चाहेगा कि इंडिया अनस्टेबल हो या इंडिया के साथ लड़ाई में फंसे वो एक पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान एक कोई इकोनॉमी पावर नहीं है, एक एटॉमिक पावर है, बट वो एक रोग नेशन भी है। लेकिन रूस में तो अखबार जो हैं वो ये छाप रहे हैं कि भारत कुछ बड़ा कर सकता है और दोनों मुल्क जो हैं वो परमाणु संपन्न हैं। बिल्कुल, ये तो है, ये तो आप न्यूक्लियर लेकिन डिफरेंस, ये हेडलाइन तक के लिए ठीक है। हाँ, हेडलाइन तक के लिए ठीक है। मुझे लगता है कि जब आप जंग लड़ते हैं या जंग की 10-15 साल पहले तैयारी करते हैं, आपके पड़ोसी मुल्क के पास परमाणु बम हो, तो आपको ये भी पता होगा कि उस परमाणु बम को के रहते हुए कैसे लड़ाई लड़नी है। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ प्लान्स होगा हमारे डिफेंस के पास, हमारी सरकार के पास कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग होगी, स्ट्रेटजी होगी। उनको भी मालूम है कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, उनको ये भी मालूम है हमारे पास भी है, बट उनके पास भी कोई स्ट्रेटजी होगी। लोगों की भावनाएं जो हैं वो इस बार ऐसा लग रहा है कि एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कदमों से शायद शांत ना हो। तो क्या भारत की तरफ से जो अभी कदम उठाए जा रहे हैं वो काफ़ी हैं पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, या फिर और इंतज़ार किया जाएगा थोड़ा सा? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं, ये अजम्पशन है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हैं। इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया के पास ऑप्शन है पीओके में अटैक करने के। इंडिया के पास ऑप्शन है पीओके से सटा जो इलाका है बहावलपुर, जहाँ पे जेईएम जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर पंजाब में भी हैं, बेस पंजाब में भी है, पाकिस्तान पंजाब में। एंड पीओके में ऑलरेडी कई आतंकवादियों के अड्डे हैं, उनको निशाना बनाया जा सकता है। दूसरा एक बात ये भी है कि पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए जो उसका कराची पोर्ट है उसके आसपास घेराबंदी की जा सकती है। और बाकी ये है कि ये देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार कोई नई चीज़ की जाएगी जो पहले नहीं की गई। क्योंकि पिछली बार तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, बालाकोट हुआ, तो नाउ क्वेश्चन के क्या हम बहावलपुर जो कि पंजाब में आता है, रावलपिंडी जहाँ पे पाकिस्तान फ़ौज का हेडक्वार्टर है, तो क्या हम वहाँ तक स्ट्राइक करेंगे? तो ये सब सवाल हैं, इसका जवाब समझौता रद्द कर रहा है। शिमला समझौता की अब कोई मायने पहले भी नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी उसको माना ही नहीं। शिमला समझौते का मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि उसमें क्या क्लॉज थे। उसमें एक क्लॉज ये थे कि आपके कोई भी बायलैटरल इश्यूज होंगे वो इस समझौते के तहत आप डिस्कस करेंगे, आपस में बैठकर बात करेंगे, कोई तीसरा शामिल नहीं होगा। भारत ने वो इसलिए किया था क्योंकि भारत ये चाहता था कि जो गलती हम कश्मीर मामले को यूएन लेके चले गए थे, उस गलती को ठीक करने की कोशिश की गई थी समझौते के द्वारा। लेकिन वो मानता ही नहीं है पाकिस्तान। लेकिन अब पाकिस्तान अब किया है अबंडेंट, लेकिन वो उसने कभी पहले भी नहीं माना। पहले भी आप ये देखिए कि जब भी बातचीत हुई तो कश्मीर को लेके वो कहता था कि यूएन में उसने मुद्दा दूसरे मुल्कों से उसने बयान दिलवाए, आईओसी में उठाया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन में उठाया, वहाँ पे इस मुद्दे को उठाया, यूएन में उठाया। तो पाकिस्तान तो कभी ने इसको बायलैटरल रहने ही नहीं दिया। वो चाहता था कि ये इंटरनेशनल लेवल पे ये उठता रहे, गर्म रहे, और ये जैसे बाकी दुनिया में और मुद्दे हैं, फ़लस्तीन का मुद्दा है, ये भी मुद्दा ऐसे बने। तो शिमला समझौता पाकिस्तान ने जो आज होल्ड किया है उसका पहले भी कोई मतलब नहीं था, आज भी कोई मतलब नहीं है, और आगे भी उसका कोई मतलब नहीं होगा। पूरी दुनिया ने इस पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके बाद सबने निंदा की, भर्त्सना की। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं इसमें हमारा हाथ नहीं है। नहीं, सबसे अद्भुत है ये। एक बात सोचिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अभी तक इसकी निंदा नहीं की। मैं वही कह रहा हूँ कि ये अद्भुत है कि आप क्या कह रहे हो। देखिए, आप सफाई पहले दे रहे हो। आप पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने जो बात कही कि हम इसकी मजम्मत करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं, बट ये इंडिया का अपना सिक्योरिटी फेलियर है। इंडिया हमारा हाथ नहीं है। और दूसरा, जो कश्मीर में जो ग्रुप्स हैं, ये उनका काम है, इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। ये बेकार की बात है, क्योंकि बिना पाकिस्तान के सपोर्ट के
जिस तरीके से उन्होंने हमला किया, कुछ लोगों ने बताया उनके जो टेररिस्ट थे उनके ऊपर कैमरे भी लगे हुए थे। फिर उन्होंने जिस तरीके से बात की कि आपका मज़हब क्या है और कलमा पढ़ के सुनाइए, तो जो इस तरह की चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं उनको ट्रेन किया गया था, उन्हें बताया गया था कि पूरा जो अटैक है वो कैसे करना है। एक चीज़ और बिल्कुल शॉर्ट में मैं जानना चाह रहा हूँ, भारतीय भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। अगर ऐसी स्थिति बनी तो पाकिस्तान में भारतीय भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, ये क्या बता रहा है? मतलब इस सवाल को मैं ये पाकिस्तान की सरकार की तरफ से ये जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ये कहा गया पाकिस्तानी हिंदू पाकिस्तान में भारतीय जो हैं, जैसे पाकिस्तान भारतीय जो भारत में जो पाकिस्तानी रह रहे हैं उनको बाहर जाने के लिए हमने कह दिया कि आप छोड़ दीजिए, तो वहां पर भारतीय सुरक्षित नहीं रहेंगे, ये एक बयान आ गया। हाँ बिल्कुल। अब ये तो उनकी बेसिर पैर की बातें हैं। और ऐसा कर देंगे तो क्या नहीं, ये अभी देखिए उनकी हरकतें चालू हो गई है। एक मैं घटना आपको बताता हूँ कि कल बीएसएफ का एक जवान पेट्रोलिंग करते हुए पार हो गया, तो उन्होंने पहले क्या होता था जब मामला ठीक था तो फ्लैग मीटिंग होती थी जिसमें डिस्कस किया जाता था कि भाई आपका बंदा इधर आ गया तो आप ले जाइए इसको, या पाकिस्तान का इधर आ जाता तो फ्लैग मीटिंग में जो होती थी उसमें चले जाते थे। लेकिन तस्वीर जारी की है। हाँ, लेकिन वो उनको गिरफ्तार करके ले गए क्योंकि मामला गर्म है। तो पाकिस्तान अब ये हरकतें चालू हो गई हैं पाकिस्तान की, उसको पता है कि एलओसी पे मामला गर्म होगा तो जो भी इस तरह के इंसिडेंट्स होंगे वो उसका फ़ायदा उठाएगा। तो हमारा बीएसएफ का एक जवान जो गलती से जो केवल पेट्रोलिंग करते हुए इधर चला गया तो उसको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो ये हरकतें पाकिस्तान से क्या उम्मीद की जा सकती है? पाकिस्तान एक मतलब कहा जाता है कि रोग नेशन है, तो वो है, उसमें कोई दो राय है नहीं। तो उसने उस मुद्दे को मतलब एक जवान को भी अरेस्ट कर लिया जिसका कोई मतलब एक आम घटना है। ऐसा नहीं है कि इंडिया से ऐसा होता है, पाकिस्तान के कई बार लोग इधर आ जाते हैं, उनको भी वापस भेज दिया जाता है क्योंकि बॉर्डर पोरस है, पोरस भी है, प्लस एक जीरो लाइन होती है, एक पूरा एक टेरिटरी होती है जहाँ पे नो मैंस लैंड बोलते हैं। तो वो नो मैंस लैंड में था, तो वो नो मैंस लैंड से वहाँ से उन्होंने पिक किया। ठीक है, कुल मिलाकर हमारी चर्चा इसलिए थी क्योंकि कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग चाहते हैं ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, सरकारें अपना काम कर रही हैं, सरकार अपनी पॉलिसी भी बना रही है, सरकार अपनी रणनीति भी बना रही है, जहां ज़रूरत है वहां मैसेज भी पहुंचाया जा रहा है और बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन कोई भी अगर इस प्रकार का काम होता है तो उसको बड़ा सीक्रेटली तरीके से किया जाता है। ये हम देख चुके हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो या एयर स्ट्राइक की बात हो। तो इंतज़ार कीजिए, जवाब ज़रूर मिलना है, निश्चित रूप से मिलना है। प्रधानमंत्री भी ये बात कह चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए चर्चा कैसे लगी। धन्यवाद।